दुर्गा जी भी अमर जी और कोमल जी को लेकर ऑफिस आ गई थी, क्योंकि वो लोग भी उनका ऑफिस देखना चाहते थे। दुर्गा जी को जब पता चला कि शिवाय और वामिका वापस आ चुके हैं, तो वह सीधे ही शिवाय के कैबिन में आए। वहां उन्होंने वामिका और शिवाय को परेशान सा बैठे देखा, तो वो भी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि दोनों बच्चे इतने शांत और उदास लग रहे हैं। दुर्गा जी, तुम दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? उनकी आवाज सुनते ही शिवाय और वामिका पहले तो उन्हें वहां देख चौंक पड़े, फिर दोनों फटाफट से अपनी जगह से उठ खड़े हुए और मुस्कुराने का नाटक करने लगे। शिवाय, माँ आप यहाँ? मैं आपको ही मिस कर रहा था। दुर्गा जी, अच्छा, फिर तुम्हारा ये चेहरा लटका हुआ क्यों है? शिवाय और वामिका ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर शिवाय शांत हो बात संभालने की कोशिश करते हुए बोला, बताया ना आपको कि मैं आपको मिस कर रहा था, इसीलिए उदास हो गया था कि कल से आपसे मिला नहीं हूँ। दुर्गा जी ने वामिका की तरफ देखा, और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ था? वामिका ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, क्योंकि मैं इन्हें मिस कर रही थी कि ये आज फिर से वापस लौट जाएंगे। दुर्गा जी ने वामिका की तरफ देखा, देखो बेटा, शिवाय का तो काम है, तो इस वजह से इसे अपना कॉलेज मिस करना पड़ रहा है, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई में कोई कोताही मत बरतो। तुम कल भी कॉलेज नहीं गई थी और आज भी नहीं गई, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद जो करना है वो करना। वामिका, जी। अमर जी और कोमल जी ने भी दुर्गा जी की बात का समर्थन किया। तीनों पेरेंट्स उन दोनों के साथ बैठ गए। अब सभी में आपस में बातें होने लगी और शादी की तैयारियों का डिस्कशन होने लगा। शिवाय ने वामिका की तरफ देखा और सोचने लगा कि अगर डॉक्टर का सर सही निकला तो यह सारी तैयारियां वेस्ट जाएंगी, क्योंकि फिर मैं वामिका से शादी करके इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। 2 घंटे के डिस्कशन के बाद अमर जी और कोमल जी वामिका, दुर्गा जी और शिवाय से विदा लेकर वापस अपने शहर चले गए। दुर्गा जी ने अब शिवाय और वामिका दोनों को ही रेस्ट करने के लिए घर भेज दिया। तुम दोनों कल घर पर भी नहीं आए थे और मुझे पता है कि गुरुग्राम में तुम्हें ढंग से नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि नई जगह पर अक्सर यह दिक्कत होती है। तुम दोनों जाओ और घर जाकर आराम करो, यह मैं सब संभाल लूंगी। शिवाय और वामिका ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वो दोनों खुद ही वहां से निकलना चाहते थे, ताकि दोपहर को डॉक्टर के पास पहुंचकर रिपोर्ट देख सकें। दोनों अब उठकर वहां से चले गए, लेकिन दुर्गा जी सोच में पड़ गईं कि आखिर बात क्या है। शिवाय ने एक बार में ही वहां से जाने की बात कैसे मान ली, क्योंकि वो तो हमेशा कोशिश करता है कि जब वह कॉलेज ना गया हो तो ऑफिस खुद ही हैंडल करे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कोई तो बात है जो ये छुपा रहा है। दुर्गा जी ने सुरेश जी को बुलाया। उन्हें पता था कि सुरेश जी ही उनके सबसे खास आदमी थे, जिनको उनके घर की सारी खबरें रहती हैं। दुर्गा जी ने जब उनसे पूछना चाहा कि शिवाय की परेशानी की वजह क्या है, तो सुरेश जी इस बात को टाल गए, लेकिन दुर्गा जी की नजरों से उनकी हड़बड़ाहट छिपी ना रह सकी। उन्होंने सोच लिया कि वो खुद ही जाकर पता लगाएंगी कि बात क्या है। उन्होंने मनोहर काका को फोन किया और कहा कि उन्हें लगता है उनके बच्चे कुछ छिपा रहे हैं, तो जब वो दोनों घर आएं तो वो उन पर नजर रखें और पता करने की कोशिश करें कि बात क्या है। इधर घर पहुंच शिवाय वामिका परेशान से दोपहर के होने का इंतजार कर रहे थे। मनोहर काका समझ तो रहे थे कि वो काफी परेशान हैं, लेकिन उन्हें इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही दोपहर हुई, दोनों ने थोड़ा बहुत खाना जैसे तैसे खा लिया और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इधर कॉलेज में सलोनी ने सौरभ को भी बता दिया सब। सौरभ परेशान सा बोला, यार पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोगों की जिंदगी में कि कभी कुछ सही होता ही नहीं है, कोई ना कोई दिक्कत लगी ही रहती है। शिवाय की रिपोर्ट आई क्या आज? जरा वामिका को फोन करके तो पूछो। सलोनी, नहीं,
उसने कहा है कि रिपोर्ट आते ही वह हमें बता देगी। इधर मनोहर काका ने भी दुर्गा जी को फ़ोन कर दिया था कि दोनों बच्चे अभी बाहर कहीं गए हैं, तो दुर्गा जी ने उन्हें उनका पीछा करने के लिए कहा। कुछ देर बाद मनोहर काका शिवाय की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। बाद में उन्होंने जब शिवाय और वामिका को एक हॉस्पिटल के अंदर जाते देखा तो दुर्गा जी को फ़ोन कर इस बात की खबर दी। दुर्गा जी ने उन्हें वहीं रुककर उन दोनों पर नज़र रखने के लिए कहा और खुद भी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी कि आखिर उनके बच्चे हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं, बात क्या है, सब कुछ ठीक तो है ना। थोड़े ही समय में वो भी हॉस्पिटल पहुंच गईं। मनोहर काका ने उन्हें बताया कि उनके बच्चे एक डॉक्टर के कैबिन में बैठे हैं। वह अब सीधे ही उस कैबिन में चली गईं जहां शिवाय और वामिका बैठे हुए थे। वो दोनों उन्हें वहां देखकर चौंक गए, लेकिन वो कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही डॉक्टर अपने हाथ में शिवाय की रिपोर्ट लेकर आ गए। दुर्गा जी चुपचाप आकर शिवाय के एक तरफ बैठ गईं। डॉक्टर ने दुर्गा जी की तरफ देखा। ये कौन है? शिवाय: मेरी माँ है। डॉक्टर: ओह, तो आपने इन्हें बता दिया अपनी बीमारी के बारे में? शिवाय कुछ कह पाता कि दुर्गा जी अब हैरान परेशान सी बोली, बीमारी? किस बीमारी की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर, और क्या हुआ है इसे? डॉक्टर ने अब दुर्गा जी को सब कुछ बता दिया। सारा सच जानने के बाद दुर्गा जी कुछ वक्त तो एकदम सुन्न सी पड़ गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। वो अब जोर से रोने लगीं। अपने पति को खो देने के बाद बेटे को खो देने की ताकत उनमें नहीं बची थी। शिवाय ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और बड़े ही प्यार से समझा बुझाकर चुप कराया। दुर्गा जी की नज़र डॉक्टर के हाथ में लगी रिपोर्ट पर पड़ी तो वो डॉक्टर से बोली, डॉक्टर प्लीज़ रिपोर्ट देकर बताइए ना कि क्या है इसमें, मेरा बेटा ठीक तो है ना? डॉक्टर ने रिपोर्ट को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। दुर्गा जी, शिवाय और वामिका की नज़र उन पर ही टिकी थी इस कहानी की और उनके दिल किसी अनहोनी की आशंका से बहुत तेजी से धड़क रहे थे। नीरा शर्मा वो लोग डॉक्टर के चेहरे की भाव भंगिमा से ही पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर क्या लिखा है इस रिपोर्ट में। इसे चुराकर पोस्ट डॉक्टर ने रिपोर्ट एक तरफ रख तीनों के बेजान चेहरों को देखा, फिर मुस्कुरा दिए। और उनके भगवान का लाख लाख शुक्र है कि शिवाय को कैंसर नहीं है। यह सुनते ही तीनों की अटकी सांसें फिर से लय में चल पड़ी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और दुर्गा जी, वामिका जी बीच में बैठे शिवाय से लिपट गईं। शिवाय को ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत के मुंह से वापस लौट कर आया है, और वामिका, दुर्गा जी तो जैसे अपनी ज़िंदगी के सबसे अजीज इंसान को पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। डॉक्टर: लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। शिवाय के पेट में ट्यूमर है तो उसका ऑपरेशन करना जल्दी है, वरना फिर बाद में बात बिगड़ सकती है। दुर्गा जी ने अपने बेटे के सलामत होने की खुशी में बह चले आंसुओं को पोंछा। आप जितनी जल्दी हो सके शिवाय का ऑपरेशन कीजिए। मैं अपने बेटे की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करूंगी। 2 दिन बाद ऑपरेशन की डेट तय हो गई। शिवाय, वामिका और डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल आए। वामिका शिवाय के गले लग जोर जोर से रोने लगी। मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। आज मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो। अगर यह बुरा दौर हमारी ज़िंदगी में नहीं आता तो मैं शायद समझ ही नहीं पाती कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकती मैं। रात भर तुम्हें खो देने के डर से सो नहीं पाई। आज के बाद मैं हमेशा और हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि बहुत स्पेशल हो तुम, और मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। अपनी ज़िंदगी भी तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ। शिवाय यह सुनकर पहले चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। इतना ज़्यादा स्पेशल हूँ मैं तुम्हारे लिए? फिर तो हम सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। वामिका: हाँ, नहीं हो सकते दोस्त, क्योंकि दोस्त से भी बढ़कर हो तुम। प्यार हो चुका है तुमसे, और इस बात को मैं पहले कभी समझ ही नहीं पाई कि क्यों तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह कभी किसी और को नहीं दे सकी। शादी के लिए हाँ तो कह दिया था शिशिर से, पर उस रिश्ते में
कभी कुछ था ही नहीं। अपने जज्बात से अनजान हो बस जिए जा रही थी। लेकिन कल तो मैं खोने के डर ने मुझे मेरी वो सारी फीलिंग्स महसूस करवा दी जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए थीं। शिवाय ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। अब तो रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। सच कहूँ तो इस मामले में मैं भी बुद्धू निकला, क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स तो मैं भी कभी नहीं समझ सका था, पर इतना ज़रूर था कि तुम स्पेशल हो। थैंक यू सो मच इतने सालों बाद मेरी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। मुझे पता है कि तुम किसी भी हालात में मेरा साथ नहीं छोड़ोगी और ना ही मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा। इतने में डॉक्टर से बात कर दुर्गा जी वहाँ आ गईं और अपने दोनों बच्चों को खुशी खुशी घर ले गईं। वहाँ उन्होंने पहले तो दोनों को डांट लगाई कि आज के बाद वो उनसे कोई बात ना छिपाएं, जिसके बाद वामिका के पेरेंट्स को फ़ोन कर दुर्गा जी ने सब बता दिया, ताकि बाद में उन्हें कोई दिक्कत ना हो कि उनसे ये बात क्यों छिपाई गई। वामिका ने कमरे में जाकर सलोनी को फ़ोन कर सब बता दिया। सलोनी और सौरभ ने भी अब राहत की सांस ली कि आखिरकार शिवाय सही है। अमर जी और कोमल जी भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि इतनी बड़ी मुसीबत जो टल गई थी। 2 दिन के बाद शिवाय को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। शाम को उसका ऑपरेशन हुआ। पूरे दिन उसके परिवार को टेंशन रही कि ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, और भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन भी ली। अगले दिन सुबह शिवाय को जब होश आया तो दुर्गा जी, सलोनी, सौरभ, वामिका, अमर जी और कोमल जी को अपने पास बैठे पाया। एक तरफ कोने में मनोहर काका भी खड़े थे। दुर्गा जी, अभी कैसी हो बेटा? शिवाय, ठीक हूँ माँ। दुर्गा जी, देखो तो तुमसे मिलने के लिए कितने लोग आए हैं। जब तक शिवाय हॉस्पिटल में रहा उन सभी लोगों ने उसका ख्याल रखा और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। लगभग 1 महीने बाद शिवाय बिल्कुल ठीक था। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। सलोनी और सौरभ भी अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रहे थे। वो लोग भी फ्री होते ही शिवाय के घर आ जाते और शादी की तैयारियों में उनकी मदद करते। 1 महीने बाद वो दिन आ ही गया जब शिवाय और वामिका की धूमधाम से शादी हो गई। दोनों अब एक साथ बेहद खुश थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस खुशनुमा जिंदगी की उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कल्पना की थी, इस वक्त वो दोनों उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत जिंदगी जी रहे थे। पीजी खत्म होने के बाद वामिका ने शिवाय के साथ उसका बिजनेस ज्वाइन कर लिया और दोनों ने दुर्गा जी को ऑफिस आने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनकी सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेकर उन्हें बोझ से मुक्त कर देना चाहते थे, ताकि इतने संघर्षों के बाद वो भी अपनी जिंदगी इत्मीनान से जी सकें।